हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर तहे दिल से स्वागत है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारे स्टूडेंट्स कार्बनिक रसायन से बहुत ज्यादा डरते हैं। उन्हें कभी भी ऑर्गेनिक समझ में नहीं आती है। उसका रीजन ये है कि हमारे बेसिक्स जो है वो स्ट्रांग नहीं है, चीजें हमारे दिमाग के अंदर क्लियर नहीं है। तो इन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक के क्लियर कर दूंगी और भी केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, जिससे कि आपका रसायन विज्ञान बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सीखने वाले हैं कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का संकरण कैसे निकाला जाता है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि मैम ये sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये sp2 संकरण क्या होता है और ये sp3 क्या होता है, कैसे ये आते हैं, हम तो कभी समझ ही नहीं पाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको एक एक चीज मेरे दोस्तों बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या दोस्तों? आपका कार्बनिक रसायन जो होता है वो बेसिकली कार्बन की पढ़ाई है। अब कार्बन की पढ़ाई करने के लिए रसायन विज्ञान की एक ब्रांच बनाई गई। इसका रीजन क्या है कि कार्बन बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर आपकी नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसका भी एक रीजन है, इतने सारे कार्बन कैसे प्रेजेंट है। हम सभी लोग जानते हैं कि जो कार्बन होता है उसकी परमाणु संख्या कितनी है मेरे दोस्तों? 6 एटॉमिक नंबर है कार्बन का। कहने का मतलब इसके पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और अगले कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसको और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। सभी लोग जानते हैं स्थिरता क्या है। एक परमाणु की स्थिरता होती है या तो उसके पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो, या फिर उसके आउटर मोस्ट शेल में बाहरी कोश में दोस्तों कुल 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हों। ठीक है, तो वो स्टेबल है। जो चीज स्थिर है वो चीज नेचर के अंदर एग्जिस्ट करेगी। ऑब्वियसली बात है, अगर आप लोग स्टेबल हो, आपके पास जॉब है, ठीक है, आप बढ़िया एकदम अच्छी सैलरी कमा रहे हो, तो आप एग्जिस्ट करोगे नेचर में। कैसे? आप रिश्तेदारों के फंक्शन के अंदर जाओगे, ठीक है, कहीं कोई रिलेटिव गेट टुगेदर है वहां जाओगे, नहीं तो आप शर्माओगे। अभी मेरे पास जॉब नहीं है, मैं नहीं जा सकता, मैं स्टेबल नहीं हूँ, सब मुझसे पूछेंगे कि भाई तेरी पढ़ाई खत्म हो गई, तू क्या कर रहा है, तो आपको शर्म आती है। एग्जिस्टेंस होने के लिए स्थिरता होनी बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी परमाणु की कैसे होती है? परमाणु की स्टेबिलिटी है या तो उसके पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो दोस्तों, या फिर उसके आउटर मोस्ट शेल बाहरी कोश के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो हम बोलते हैं कि एक परमाणु स्थिर है। एक एटम जो है आपका स्टेबल मेरे दोस्तों माना जाता है। अब कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन कहता है कि मुझे या तो कोई 4 इलेक्ट्रॉन्स पूरे के पूरे दे दे, मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए और मैं हो जाऊं स्टेबल, एकदम एंजॉय करता हूं, घूमूंगा, ठीक है। लेकिन या फिर मैं इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को खो देता हूं, लूज कर देता हूं, ताकि मेरे पहले कोश में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएं, मैं फिर भी स्टेबल हो जाऊंगा। दोस्तों 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेना या 4 इलेक्ट्रॉन्स को खोना आसान बात नहीं है। आप 4 इलेक्ट्रॉन्स कोई आपको नहीं देगा, ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन्स को आप खो भी नहीं सकते। तो कार्बन क्या कहता है? कहता है मैं शेयरिंग करूंगा इलेक्ट्रॉन्स की, मैं संयोजक बंध बनाऊंगा, मैं नेचर में एग्जिस्ट करूंगा कोवलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर कर, और मैं करूंगा इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। तो कार्बन दोस्तों अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स वो बाहर से शेयर करता है और चेन फॉर्मेशन करता है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, श्रृंखलन की प्रॉपर्टी शो करता है। इसीलिए नेचर में बहुत सारे कार्बन प्रेजेंट है। एक तो इसका साइज एकदम एक्यूरेट है, लंबी लंबी चेन जो है कार्बन बना सकता है, इसीलिए बहुत सारे कार्बन प्रेजेंट है और इन्हीं की पढ़ाई को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन विज्ञान कहते हैं। क्लियर है बात? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बॉन्डिंग के बारे में समझते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि मैम ये सिग्मा आबंध क्या होता है, पाया आबंध क्या होता है, मुझे कभी समझ में ही नहीं आया आज तक। ठीक है, मैं कभी जान ही नहीं पाया। दोस्तों मैं आपको आबंध कैसे बनते हैं ये समझाते हैं। मेरी बात सुनो, ठीक है। ये मान लो आपका एक एस ऑर्बिटल है, ये भी आपका एक एस ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल गोलाकार शेप के होते हैं, ठीक है। अब एक एस जब दूसरे एस से मिलेगा, इसे हेड ऑन ओवरलैप कहते हैं, सिर से सिर का जुड़ना, ये हेड ऑन ओवरलैप है। यहाँ पे जहां पे ओवरलैपिंग हो रही है, इधर इलेक्ट्रॉन, ये एक अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है, यहाँ ये एक इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है, जहां पर एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, जहां पर ओवरलैप कर रहे हैं, जहां पर हेड से हेड मिले, हेड ऑन ओवरलैप हो, तब आपके सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। हम बोलते हैं अब सिग्मा आबंध बन गया है, ठीक है। अच्छा, और कैसे सिग्मा आबंध बन सकते हैं? अगर मेरे दोस्तों ये आपका एस ऑर्बिटल, ठीक है, ये आपका पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल की ऐसी शेप होती है ना, डंबल शेप।
या आपका s ऑर्बिटल आपके p ऑर्बिटल के साथ हेड ऑन ओवरलैप कर ले, इधर भी जो ओवरलैप है वो हेड ऑन है, सिर से सिर जुड़ रहा है, प्रॉपर ओवरलैप है, तब भी आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है मेरे दोस्तों। सपोज करो अगर आपका साइडवेज ओवरलैप हो, साइडवेज मतलब ऐसा ओवरलैप, ठीक है, या आपका पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ ये साइडवेज ओवरलैप करता है, तो इस केस में जो आबंध बनता है इसे हम पाई बॉन्ड कहते हैं दोस्तों। तो हेड ऑन ओवरलैप के केस में आपका सिग्मा आबंध बनता है, और मेरे दोस्तों साइडवेज जो ओवरलैप होता है उसके अंदर आपका पाई बॉन्ड बनता है। तो कभी कंफ्यूजन मत करना कि मैम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है, मैं कभी समझ ही नहीं पाता हूँ। और एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, एक आबंध दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, ये बात भी आप लोगों को दिमाग के अंदर रखनी है। आई होप यहां तक सारी कहानी क्लियर है। तो चलो अब इसी बात के ऊपर आगे बढ़ते हैं, हमारा बेस क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कि संकरण कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाली जाएगी। तो ध्यान से सुनो मेरे दोस्तों, आपने सुना है किसके बारे में, CH4 मीथेन के बारे में, है ना, सुना है मीथेन के बारे में। सब लोग जानते हैं कि कार्बन के पास सबसे भारी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन को और 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो वो एक हाइड्रोजन के साथ दोस्ती करता है, बोलता है भाई आजा आजा, अपन ये दोस्ती नहीं छोड़ेंगे, हम कैसा करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर कर लेते हैं। हाइड्रोजन कहता है यार बात तो डील बुरी नहीं है, मेरे पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन मेरे को मिल जाएगा तो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और मैं भी तो स्थिर हो जाऊंगा, तो वाओ डील इज गुड। तो कार्बन एक आबंध हाइड्रोजन के साथ बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने थे, एक हाइड्रोजन का ले लिया, टोटल हो गए 5। इधर एक और हाइड्रोजन के साथ बंध बना लिया, 6 इलेक्ट्रॉन्स, इधर एक और 7 इलेक्ट्रॉन्स, और इधर एक और 8 इलेक्ट्रॉन्स। इधर कार्बन का ऑक्टेट पूरा होता है और कार्बन मेरे प्यारे दोस्तों आपका स्थिर हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, तभी CH4 मीथेन आपका नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है। डन हो गई बात। अब सवाल उठता है मैम ये तो हम समझ गए, लेकिन मैं कभी ये नहीं समझ पाता हूँ कि जो बॉन्डिंग होती है ये कैसे पता चलती है, मैं कैसे जानूं कि ये sp3 क्या है। दोस्तों जब कभी भी आपका बंध बनता है, आपके बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, उस केस में क्या होता है, आपके ऑर्बिटल्स जो हैं वो इंटरमिक्स होते हैं, एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ मिक्स होगा, ठीक है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। ये मिक्स होने के बाद वहां पर उस नए ऑर्बिटल में अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ते हैं, और जैसे ही अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ते हैं उधर एक बंध फॉर्म होता है, एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब आपको क्या लग रहा है, ये जो बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, ये एक यहाँ पे इंटरमिक्सिंग हो रही है मेरे दोस्तों आपके ऑर्बिटल्स की, तब जाके इनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन कार्बन अपना डाल रहा है और एक हाइड्रोजन डाल रहा है, तब जाकर एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। हम लोग जैसे आप लोग ये लाइंस पढ़ते हो, आप लाइन देखते हो, एक लाइन है एक लाइन है लाइन है, आपको क्या लगता है लाइन बॉन्ड होता है? नहीं, बॉन्ड जो है एक अट्रैक्शन है, सिर्फ एक आकर्षण है, इसे आबंध कहते हैं। ये डंडियों को बॉन्ड नहीं कहते, ये तो हमें जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइनें लगा देते हैं दोस्तों। एक्चुअली के अंदर ऐसी कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करी, इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन दोनों के आर पार तेज तेज घूम रहा है, तो उनमें एक आकर्षण है कि यार मुझे तुझसे फायदा है, वो बोलता है मुझे भी तुझसे फायदा है, चल कट्ठे कट्ठे रह लेते हैं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। क्लियर हो गई बात सभी को? अब बात आती है कि मैम sp3 तो बता दो क्या होता है। तो चलो दोस्तों आ जाओ, मैं आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है ये समझाती हूँ। तो ये मैंने आपके लिए ना स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, ये एकदम बढ़िया, एकदम ये मैंने खुद से बनाया स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये मीथेन CH4 है ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका मीथेन है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, CH4, ठीक है। डन। ये एक कार्बन है और ये पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, ठीक है। दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए ना बहुत सारे बड़े बड़े फॉर्मूले किताबों के अंदर दिए होते हैं, लेकिन अपने को एक भी फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है। संकरण निकालने के लिए आपको बस चुटकियों में देखना है कि जिस कार्बन का संकरण निकालना है उसके साथ कितने और, ठीक है, आपके एटम जुड़े, बात खत्म। डन। जैसे ये कार्बन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है 1, ये एक हाइड्रोजन जुड़ा है 2, ये एक हाइड्रोजन जुड़ा है 3, और ये वाला हाइड्रोजन जुड़ा है 4। तो मैं बोलूंगी कि ये जो कार्बन है ना, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ये इसके साथ 4 और मेरे दोस्तों जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन, 2 3 4, 4 जुड़े हैं, इसका मतलब टोटल हो गया, मैं बोल दूं इसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कैसे? एक s प्लस 3p के ऑर्बिटल्स मिलकर दोस्तों ये बॉन्ड बना रहे हैं। तो इस कार्बन का जो संकरण है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बात खत्म। अब बड़े बड़े फॉर्मूले किताबों में दिए हैं, क्या करने याद करके, जब सीधा ही हाइब्रिडाइजेशन हम ऐसे निकाल सकते हैं। इसका मतलब एक s
और 3p ऑर्बिटल आपस में आए पास पास, इंटरमिक्स हुए, यहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तब जाकर ये आबंध बने और इस कार्बन का संकरण sp3 है मेरे दोस्तों। टेट्राहेड्रल शेप, आकार और टेट्राहेड्रली इसकी ज्यामिति होती है। खत्म। sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहीड्रल होता है और ये आप देख सकते हो टेट्राहीड्रल, ठीक है। ये इस प्रकार का टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होता है जो कभी भी डायग्राम्स के अंदर अच्छे से दिखाई नहीं देता है। आपको यहाँ पे थोड़ी ना अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन इधर समझ में आएगा स्ट्रक्चर के अंदर कि इसको टेट्राहीड्रल कहते हैं दोस्तों। ये लो, ध्यान से देखो, ठीक है। क्लियर होगी बात यहाँ पे। अब अगर मैं आबंध के एंगल के बारे में बात करूं, बॉन्ड एंगल, इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच में जो एंगल होगा दोस्तों वो कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट्स। थोड़ा सा ये भी आप लोग दिमाग में रख सकते हो। अब यहां पर क्या हुआ है, आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई, इसका मतलब एक s और 3p ने मिलकर आपके ये आबंध बनाए। तो एक s ऑर्बिटल, अब इसमें हम s करेक्टर और p करेक्टर भी निकालते हैं। sp3 के अंदर s करेक्टर 25% होता है और p करेक्टर 75%। कहने का मतलब ये जो आबंध फॉर्म हुए हैं इसमें s की नेचर, s ऑर्बिटल की नेचर 25% आई है और p ऑर्बिटल की नेचर 75% मेरे दोस्तों हुई। ये याद रखना है। क्यों? आबंध की ताकत जो है ना इसके ऊपर निर्भर करेगी, हम आगे देखेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे आ जाओ। कोई मुझे बोले कि ये स्ट्रक्चर है, कौन सा है, डबल बॉन्ड। कोई भी स्ट्रक्चर हो, क्या फर्क पड़ता है। मान लो मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर बनाया मेरे दोस्तों, ठीक है, एल्कीन का। ठीक है, मान लो मेरे दोस्तों आपने मुझसे बोला कि मैम इस वाले कार्बन का संकरण निकाल के दिखाओ, हाइब्रिडाइजेशन। मैं बोलूंगी इसमें क्या बड़ी बात है, इस कार्बन का देख लो स्ट्रक्चर अच्छे से, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। इसके साथ कितने जुड़े हैं, एक, ये दो और ये तीन। डायरेक्टली तो तीन ही जुड़े हैं ना, तो इस कार्बन के साथ 1 2 3 तीन जुड़े हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों तीन। तीन बोले तो एक s और दो p से मिलकर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन से ये बॉन्ड फॉर्म हुए हैं। कोई मुझे बोले मैम इस कार्बन का निकाल के दिखाओ, ठीक है, मैं बोलूंगी क्या बड़ी बात है। इसके साथ ये एक जुड़ा है, ये दो जुड़ा है, ये तीसरा जुड़ा है, यहाँ पे भी मैंने बोल दिया 3, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। ठीक है, sp2 मतलब s करेक्टर इसमें कितना है 33.33% और p करेक्टर कितना है 66.66%। इन बॉन्ड्स के अंदर s और p करेक्टर की परसेंटेज दोस्तों इतनी है। अब कोई मुझे बोले कि अच्छा एंगल बता दो, तो इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच में जो एंगल होगा दोस्तों वो 120 डिग्री होगा। तो इनके जो बीच के बॉन्ड का एंगल होता है वो 120 डिग्री आपका होता है। खत्म बात। अब इतना बड़ा फॉर्मूला कौन याद करेगा, सीधा देखो ना कि कार्बन के साथ कितने एटम जुड़े, बात खत्म, वो उसका संकरण, डन। क्लियर है, तो ये क्या हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइज। अब कोई ट्रिपल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर ले ले, ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, तो अब किसी ने क्या किया, ट्रिपल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर ले लिया, ऐसा सा स्ट्रक्चर। अब मुझे पूछा कि इस कार्बन का संकरण बताओ, मैं बोलूंगी इसमें क्या बड़ी बात है, ये एल्काइन है, इसके साथ एक एटम ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, तो मैंने बोल दिया दो, टू, टू मतलब sp, मतलब एक s और एक p ने मिलकर मेरे प्यारे दोस्तों ये बनाया। तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या होगी, ट्रिपल बॉन्ड वाले की sp। s करेक्टर इसमें 50% है और p करेक्टर मतलब p नेचर जो है आबंध में वो 50% है। खत्म बात। इन दोनों के बीच में एंगल कोई मुझसे पूछ ले तो जो एंगल है वो आपका 180 डिग्री है, लीनियर है ना। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या आपका लीनियर, और एंगल कितना है 180 डिग्री, ज्यामिति भी लीनियर और आकार भी लीनियर। क्लियर है बात सभी को, समझ में आया सभी को। तो पहला आबंध जो बनता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड ऑन ओवरलैप से। अगर किसी में डबल बॉन्ड है, जैसे मान लो इसमें द्विबंध है, तो ये जो दूसरा बंध है ये पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये आपके साइडवेज ओवरलैप से बना है। अब यहाँ पर अगर किसी स्ट्रक्चर में तीन आबंध बनते हैं, जैसे इसमें तीन बॉन्ड है, तो पहला बॉन्ड सिग्मा है, दूसरे दो बॉन्ड दोस्तों आपके कैसे होते हैं, पाए बॉन्ड होते हैं। ठीक है, साइडवेज ओवरलैप से पाए आबंध बनते हैं। सिंपल सी कहानी। क्लियर है सबको। अब कोई मुझे बोले कि मैम ताकत किस में ज्यादा होगी, सिंगल एकल बंध में, द्वि बंध में या त्रि बंध में। मैम ताकत के बारे में तो आपने बताया नहीं, बता दो मैम ताकत किस में ज्यादा होगी। मैं बोलूंगी नहीं यार, ताकत के बारे में बात करने में अभी आपको बताती हूँ किसमें ताकत ज्यादा है। दोस्तों एस ऑर्बिटल आप सभी लोग जानते हो कि केंद्रक के पास होते हैं, है ना। जो न्यूक्लियस के पास है, ठीक है, केंद्रक पे पॉजिटिव चार्ज है। मान लो मैं न्यूक्लियस हूँ, मेरे ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव। और कोई अगर मेरे पास है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स या ये मेरे पास ऑर्बिटल है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को मैं बहुत अच्छे से अपनी तरफ खींच के रखूंगी।
इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। मेरे जो पास है उसे तो मैं अच्छे से खींचूंगी ना अपनी तरफ। तो एस ऑर्बिटल जो होते हैं वो केंद्रक के पास होते हैं, इसीलिए मेरे दोस्तों केंद्रक का पॉजिटिव चार्ज उनके इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अच्छे से अपनी तरफ खींच के रखता है। तो ताकत जिसमें एस करेक्टर ज्यादा, कहने का मतलब वो चीज केंद्रक के पास ज्यादा, मतलब उन आबंध में ताकत ज्यादा। अगर आप उन बॉन्ड्स को तोड़ने की कोशिश करोगे, आप कोशिश करोगे कि मैं उस बॉन्ड को तोड़कर उस इलेक्ट्रॉन को ले जाऊं, केंद्रक ले जाने नहीं देगा। बोलेगा बेटा ऐसा कैसे, मेरे पास से मेरा ही बच्चा गायब करके लेके जा रहे हो जो कि मेरी नजरों के अंदर रह रहा है, इम्पॉसिबल। तो मैं पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को बहुत जोर से अपनी तरफ खींच के रखा है। एस करेक्टर ज्यादा है, मैं एस ऑर्बिटल में हूं, एस ऑर्बिटल केंद्रक के पास होती है, तो उसको तोड़ना और उस इलेक्ट्रॉन को लेके जाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है दोस्तों। इसीलिए एस करेक्टर सबसे ज्यादा एसपी में है। इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड की ताकत सबसे ज्यादा है, द्विबंध सबसे ज्यादा ताकतवर है। द्विबंध थोड़े से इससे कम ताकतवर है, क्योंकि इसमें एस करेक्टर 33% है, लेकिन द्विबंध में तो एस करेक्टर 25% है। आप सिंगल बॉन्ड को आराम से तोड़ सकते हो, ठा गायब। द्विबंध को तोड़ने में मुश्किल होगी और द्विबंध को तोड़ने में और भी ज्यादा मुश्किल होगी। तो ये बात याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो संकरण कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कार्बोनिक कंपाउंड का संकरण सिखा रही हूं मैं आपको, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का संकरण हम करेंगे अगली वीडियो में या फिर कभी नेक्स्ट और वीडियो में। तो इसमें अगर आपसे किसी ने पूछा, ठीक है, तो आपसे अगर कोई भी पूछे कि फटाफट से बताओ संकरण क्या होगा, तो आप देखोगे कि साथ में टोटल कितने एटम्स अटैच्ड है, ये आप निकाल लोगे तो आप इजीली संकरण को कैलकुलेट कर लोगे। आई होप मेरे दोस्तों ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर्स बनाए, ठीक है, आपके लिए ड्राइंग वाइंग करके रंग वंग करके आपको समझाने के लिए कि आबंध कैसे होते हैं। आई होप आपको मेरी एफर्ट्स जो है वो अच्छी लगेंगी। इस वीडियो को, जो शॉर्ट वीडियोस आपको 10-10 मिनट की मिलती रहेंगी, इनको आप लोग देखते चलना अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और 6 PM पे दोस्तों मेरे साथ आप सभी लोगों को लाइव जुड़ना और रोज कोशिश करनी है लाइव आने की। इसी तरीके से अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी पढ़ेंगे, सेशन में भी पढ़ेंगे। तो 6 PM पे आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना है लाइव। किधर, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल के ऊपर, टीजीटी पीजीटी मेरे दोस्तों फोड़ देंगे हम लोग पेपर मिलकर, एक एक चीज को समझेंगे, सीखेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा, तो फटाफट से एक लाइक ठोक दो। जो जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है कि मैम मैं ना, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन तो आज सीख गया, मुझे ये वाली चीज मुश्किल लगती है, कि आप मुझे 5 मिनट या 10 मिनट में समझा सकते हो। कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा जो आपको टफ लगता है, मैं आपको 10 मिनट के अंदर ही रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से चुटकियों में वो कॉन्सेप्ट सिखा सकती हूँ, समझा सकती हूँ। आप वीडियो के नीचे कैसी वीडियो लगी ये जरूर लिखना, कमेंट सेक्शन के अंदर कौन सी चीज आप मुझसे सीखना चाहते हो जो आपको मुश्किल लगती है वो भी जरूर लिखना, ताकि दोस्तों मैं आप लोगों को सारी चीजें इन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से पढ़ा सकूं। तो मेरी तरफ से एफर्ट्स फुल पावर चल रही है, आपको हर पॉसिबल वे से, चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो गए, चाहे वो शॉर्ट्स हो गए, चाहे वो यूट्यूब के सेशन हो गए, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आपको भी एफर्ट्स देनी है, मेरे साथ जरूर लाइव जुड़ना है 6 बजे मेरे दोस्तों, लाइव आना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको अच्छा लगा, तो फटाफट से एक लाइक ठोक दो और जल्दी से कमेंट करो वीडियो के नीचे, और 6 बजे सेशन के अंदर लाइव मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।